Hello students, my name is Shahitya Roy, so I welcome you to Spark Physics. आज हम लोग एक कहानी सुनेंगे. कौन सा कहानी? आज हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी स्टार्ट करेंगे. अब ये रिलेटिव वेलोसिटी दो पार्ट में डिवाइडेड है हमारा सिलेबस में जो है. एक है वन डायमेंशनल रिलेटिव वेलोसिटी, अनदर इज टू डायमेंशनल रिलेटिव वेलोसिटी. दोनों से ही जेईई एडवांस में क्वेश्चन आ चुका है. तो इसी वजह से आज का जो लेक्चर होगा दैट इज मोशन इन स्ट्रेट लाइन विच इज वन डायमेंशनल मोशन, उसमें हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी करेंगे. राइट? सो कहानी शुरू करते. देखो, इस कहानी का पहला जो हमारा सिचुएशन है, हम लोग इस सिचुएशन को पहले एनालाइज करेंगे. करेक्ट? अब इस सिचुएशन को एनालाइज करने के लिए हमें सबसे पहले जिसका जरूरत है उसका नाम है ये वाला चीज क्लैरिफाई करना, रेफरेंस फ्रेम. देखो, ये वाला चीज क्लैरिफाई करना, रेफरेंस फ्रेम. उस हिसाब से देखा जाएगा तो रेफरेंस फ्रेम का जो डेफिनेशन है बहुत ही इजी डेफिनेशन है. क्या डेफिनेशन है? रेफरेंस फ्रेम का डेफिनेशन है कोई भी प्लेटफॉर्म, मतलब कोई भी प्लेटफॉर्म से अगर दूसरा चीज को देखा जाएगा तो उसी प्लेटफॉर्म को हम लोग रेफरेंस फ्रेम कहेंगे. अब ये रेफरेंस फ्रेम कुछ भी हो सकता है. ये रेफरेंस फ्रेम कुछ भी हो सकता है. मतलब मान लो कोई कार में बैठ के जा रहा है एंड वहां से वो बाकी सबको देख रहा है, ये भी एक टाइप का रेफरेंस फ्रेम. कोई ग्राउंड में खड़े होके पूरा इवेंट को एनालाइज कर रहा है, वो भी रेफरेंस फ्रेम. कोई हेलीकॉप्टर में जाते हुए देख रहा है, वो भी रेफरेंस फ्रेम. कोई मूड में बैठ के देख रहा है, वो भी रेफरेंस फ्रेम. तो रेफरेंस फ्रेम बेसिकली कोऑर्डिनेट सिस्टम. राइट? कोऑर्डिनेट सिस्टम. अब उसी कोऑर्डिनेट सिस्टम के बैठ के मैं दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम को और दूसरे स्पेस को कैसे देख रहा हूं, यही है रेफरेंस फ्रेम का फंडा. अब रेफरेंस फ्रेम के साथ और एक चीज जुड़ जाता है, दैट इज रेफरेंस फ्रेम इज नथिंग बट कोऑर्डिनेट सिस्टम प्लस टाइम. मैं टाइम का जिक्र क्यों किया? क्योंकि टाइम अगर नहीं करेंगे तो मूविंग या स्टैटिक, ये दो रेफरेंस फ्रेम या प्लेटफॉर्म में मैं डिफरेंशिएट नहीं कर पाऊंगा. तो वेरी सिंपल वर्ड में हम लोग क्या सीखे? वेरी सिंपल वर्ड में रेफरेंस फ्रेम क्या है? नथिंग बट कोऑर्डिनेट सिस्टम प्लस टाइम. देखो, कोऑर्डिनेट सिस्टम प्लस टाइम. बट हमारा जो अभी हम लोग करेंगे वहां पे हम लोग एक ही चीज देखेंगे कि ऑब्जर्वर प्लेटफॉर्म, यही है रेफरेंस फ्रेम. जिस प्लेटफॉर्म में बैठ के ऑब्जर्वर देख रहा है वही है हमारा रेफरेंस फ्रेम. जिस प्लेटफॉर्म में बैठ के हम लोग का ऑब्जर्वर देख रहा है वही हमारा रेफरेंस फ्रेम. मैंने अभी अभी बोला कि रेफरेंस फ्रेम कुछ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है. अरे भाई, हर कोई हर एक को देख सकता है ना? तो रेफरेंस फ्रेम कुछ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है. अब इधर आ जाओ. यहां पे देखो, मैंने एक इवेंट ड्रॉ किया हो. इस इवेंट में क्या है? एक बंदर वो पोल पे ऐसे लटका हुआ है, एक मैन जो सामने की तरफ जा रहा है, और एक बर्ड ये भी मूव कर रहा है. मैंने इस सारे चीज को थोड़ा नेमिंग कर देते. देखो, इसका नाम मैं ए बोल देता हूं, इसका नाम मैं बी बोल देता हूं, और इसका नाम मैं सी बोल देता हूं. सो मंकी जो है वो है ए, मैन जो है वो है बी, बर्ड जो है वो है सी. अब ये चार्ट हम लोग पूरा भरेंगे. सिमिलर वे थे, इसको मैं दोबारा लिख देता हूं. ये है बी, बर्ड जो है सी, और ये है ए. अब इसी एनालिसिस में हम लोग जो देखेंगे कि हर एक को देखेगा, और कितना वेलोसिटी से देखेगा या कितना मोशन से देखेगा, उसी से ही हमारा फॉर्मूला डिराइव होगा. एक बार फॉर्मूला आ जाएगा ना तो रेफरेंस फ्रेम का गेम खत्म. मोस्टली फॉर्मूला एक बार आ गया और कॉमन सेंस और वेक्टर एनालिसिस लगा के हम लोग रेफरेंस फ्रेम का कोई भी प्रॉब्लम कर सकता है. लेट्स मूव ऑन. देखो, मैंने एज्यूम कर लिया कि ये जो बंदर है जो पोल पे ऐसे लटका हुआ है वो बिल्कुल स्टैटिक है, मूव ही नहीं कर रहा है.
डायरेक्शन में 6i कैप से नहीं, 6i नहीं बोलूंगा, बाद में हम लोग उसको मतलब डायरेक्शन दूंगा, 6 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, राइट, गुड एनफ। एंड सी इसी डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है एंड दिस एंगल इज 37 डिग्री, राइट। अच्छा, अब ऐसे मानो कि ये जो बोट का जो प्लेन है, इसी प्लेन में ये तीनों जो ऑब्जर्वर बोलो, ऑब्जेक्ट बोलो, कुछ भी बोलो, वो खड़े हैं। ए बी सी तीनों सेम प्लेन में खड़े हैं। ये 2 डायमेंशनल प्लेन में खड़े हैं, 2 डायमेंशनल प्लेन में। हम लोग जब फॉर्मूला डिराइव करेंगे तब जनरल फॉर्मूला डिराइव करेंगे, बट इसी चैप्टर के अंदर, मतलब आज जो कर रहा है, इसी 1D रिलेटिव मोशन के अंदर सारे जो प्रॉब्लम करेंगे वो 1 डायमेंशनल होगा, बट फॉर्मूला डिराइव होगा जनरल फॉर्मूला दैट इज एप्लीकेबल फॉर 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल। सिंपली ये जो क्या बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला, वो जस्ट वेक्टर इक्वेशन है, तो वेक्टर तो तीनों में ही क्या बोलते हैं डिफाइंड है तीनों स्पेस में, तो तीनों स्पेस के लिए ही ये रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला एप्लीकेबल। अब देखो मैंने क्या किया, इस 10 मीटर पर सेकेंड को इसको दोनों पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं। ये होगा 10 cos 37 और ये होगा 10 sin 37, राइट। cos 37 का वैल्यू कितना है तुम लोग को पता होगा। cos 37 का वैल्यू कितना है, देखो cos 37 का वैल्यू कितना है, ये होता है 4/5 और sin 37 का वैल्यू को कितना होता है, ये है 3/5। अच्छा देखो ये वैल्यू कैसे याद रखोगे, दो वैल्यू मोस्टली इंपॉर्टेंट, एक है 37 और एक है 53। तो 53 इज मोर देन 37, भाई 53 मोर देन 37। और cos जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन, मतलब थीटा जितना बढ़ेगा उसका वैल्यू उतना घटेगा। तो यहां पे देखो, यहां पे 37 और 53, इन दोनों को तुम अगर कंपेयर करोगे ना तो 37 कम है, इसी वजह से यहां पे 3 हो सकता है या 4 हो सकता है, इसी में ही तो कंफ्यूजन होता है, 3/5 और 4/5 है ना। तो ये 37 53 का कंपैरिजन में कम है, इसी वजह से ये वैल्यू ज्यादा है, इसी हिसाब से तुम लोग याद रखोगे। अच्छा, अब यहां पे अगर मैं इसका वैल्यू लिख देता तो ये आ जाता 8 मीटर पर सेकेंड और ये आ जाता 6 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। अच्छा, पहले हम लोग ये चार्ट भरेंगे। इस चार्ट भरने के लिए मैंने इस तीनों का वेलोसिटी लिखेंगे, उसके बाद एक को ऑब्जर्वर रख के और एक को ऑब्जेक्ट बना के ये चार्ट हम लोग भरेंगे। मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि यहां पे मैंने नीचे ऑब्जर्वर और ऊपर ऑब्जेक्ट ऐसे लिख दिया। इसका मतलब क्या है, एक बार मैन बर्ड को देखेगा तो मैन होगा ऑब्जर्वर और बर्ड होगा ऑब्जेक्ट। सिमिलरली बर्ड मंकी को देखेगा तो बर्ड होगा ऑब्जर्वर और मंकी होगा ऑब्जेक्ट। सिमिलर वे तीनों को देखेगा। अब इसमें हम लोग वो चीज नहीं लेंगे जो खुद को देख रहा है, मतलब मैन को देखेगा ये नहीं लेंगे, बर्ड को देखेगा ये भी नहीं लेंगे, मंकी को देखेगा ये भी नहीं लेंगे, राइट। अच्छा, अब देखो जब हम लोग तीनों का वेलोसिटी लिखेंगे ना, इस तीनों का वेलोसिटी हम लोग लिखेंगे, देखो इस तीनों का हम लोग वेलोसिटी लिखेंगे तो ये वेलोसिटी ना कोई देख रहा है, वरना वेलोसिटी लिखेगा कौन, राइट।
कोई ना कोई देख रहा है। इसी वजह से मैंने क्या कर रहा हूं, मैंने यहां पे और एक बंदे को ले आता हूं, यहां पे और एक बंदे को ले आता हूं, इसको मैं ग्राउंड में ऐसे प्लेस कर देता हूं। ये भी एक रेफरेंस फ्रेम है, इसका नाम मैं G दे देता हूं, करेक्ट, इसका नाम मैं G दे देता हूं। बट इसका ओरिजिनल नाम का क्या है पता है? इसका ओरिजिनल नाम है हुलो। हुलो, हुलो is an observer whose dimension is very less compared to any other object of the event। मतलब मैंने क्या बोला, ये एक ऑब्जर्वर है जिसका मास नहीं है बट एक छोटा सा डायमेंशन है, वरना देखेगा कैसे, राइट? तो ये ओरिजिनली इसका नाम है हुलो। मेरे जितने सारे लेक्चर होंगे सब में ये हुलो आ जाएगा, यही है ऑब्जर्वर। किसी भी सिचुएशन में जब भी हम लोग को प्रॉब्लम आ जाएगा तब भी मैं हुलो को बुलाऊंगा। अब हुलो देखेगा, उस इवेंट को एनालाइज करेंगे। तो हुलो अगर एनालाइज करेगा ना तो सिनेरियो आसान हो जाएगा। अब बोलो ये चीज थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि नहीं? है उसका नाम ओरिजिनल हुलो, बट अभी वो जी में खड़ा है, ग्राउंड में खड़ा है, इसलिए जी। अगर वो मूविंग फ्रेम में खड़ा होगा तब उसका नाम मैं मूविंग फ्रेम के हिसाब से कर देंगे, बट ओरिजिनली उसका नाम क्या है? हुलो। अच्छा, अब देखो, यही हुलो सारे चीज को ऑब्जर्व करेंगे, यही हुलो सारे चीज को ऑब्जर्व करेंगे। तो पहले देखो, पहले जब ए को ऑब्जर्व कर रहा है तो वी ए मैं इधर लिख रहा हूं, राइट? वी ए वेलोसिटी 0। कौन देख रहा है? जी। कौन देख रहा है? जी। अच्छा, वी बी कितना आता है? 6 आई कैप आता है। देखो 6 आई कैप आता है। अच्छा, नेक्स्ट आता है वीसी शायद, देखो वीसी देखो, ये आई कंपोनेंट और ये जे कंपोनेंट। हम लोग क्या लेते हैं? देखो ये आई लेते हैं वेक्टर में, ये जे लेते हैं, राइट? तो अगर मैं इसको देखो, अगर मैं इसको वेक्टर नाम से डिनोट करूंगा तो ये को क्या होगा? 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप, करेक्ट? एक चीज देखो, ये सारे चीज कौन ऑब्जर्व कर रहा है? बोलो, ये सारे चीज कौन ऑब्जर्व कर रहा है? ये सारे चीज ये जी ऑब्जर्व कर रहा है। मतलब whenever we are writing some velocity, करेक्ट, वो वेलोसिटी कोई ना कोई देख रहा है। अब जो देख रहा है वही वो लिख रहा है, जो लिख रहा है वही है रेफरेंस फ्रेम। तो जब मैं ये तीनों वेलोसिटी लिखा हूं तब रेफरेंस फ्रेम कौन है? जी, राइट? क्योंकि वो ग्राउंड में खड़े, ये वो सारे चीज को, इसको स्टैटिक देखेगा, इसको मूव करते हुए देखेगा और इसको भी मूव करते हुए देखेगा, राइट? यही है हमारा तीनों। कौन लिख रहा है? जी। अब मैं देखो इस चार्ट को भरने वाला हूं, देखो इस चार्ट को मैं भरने वाला हूं। देखो पहले मैं मंकी को ऑब्जर्वर मान लेता हूं, ये देखो ऑब्जर्वर, तो मंकी को ऑब्जर्वर मान लेता हूं। अब ये मंकी को मैं अगर ऑब्जर्वर मान लेता हूं तो मैं देखता हूं कि मंकी मैन को कैसे, कितना वेलोसिटी से देख रहा है। अब इनिशियली ये जो ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट का गेम है ना, इसी गेम में तुम खुद को लाना पड़ेगा। मतलब तुम ऑब्जर्वर के पोजीशन में खुद को एज्यूम करो, अब कॉमन सेंस लगा के उसको एनालाइज करो। लाइक मान लो तुम अभी मंकी है, राइट? तो तुम कहां पे हो? इस पोल पे हो। तो इस पोल पे वो ऐसे लटक हुआ है, के पोल पे वो ऐसे लटक रहा है। अब ये मंकी उस हिसाब से देखा जाएगा, वो तो मूव नहीं कर रहा है, देखो वो तो मूव नहीं कर रहा है। तो ये मंकी
मैन को कितना वेलोसिटी से जाते हुए देखेगा? बोलो भाई, 6 मीटर पर सेकेंड से ही तो जाते हुए देखेगा। मंकी इसको कितना वेलोसिटी में जाते हुए देखेगा? 6 मीटर पर सेकेंड से ही तो देखेगा। सोच के देखो, वो ऐसे खड़ा है, बिल्कुल मूव नहीं कर रहा है, उसके सामने से जो जा रहा है उसको वो 6 मीटर पर सेकेंड से देखेगा, राइट? अच्छा, तो मंकी मैन को 6 आई कैप से देख रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा बोलो, तो मंकी तो बिल्कुल खड़ा है, वो बर्ड को कैसे मूव करते हुए देखेगा? वो बर्ड को कैसे मूव करते हुए देखेगा? वो भी तो एक्स डायरेक्शन में 8 और वाई डायरेक्शन में 6 देखेगा। तो बर्ड के लिए वो क्या देखेगा? वो देखेगा 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप। देखो, वंडरफुल। अब हमारा मंकी जब ऑब्जर्वर है, ये दोनों को देख लिया, करेक्ट। अब बारी होगा मैन का। अच्छा, जब इस मैन का बारी होगा ना, इस मैन का, तब हमारा रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे घुसने लगेगा। देखो ध्यान से, मैन सामने 6 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है और मंकी इधर ऐसे खड़ा है, करेक्ट। तो मैन ऐसे जा रहा है, मतलब दौड़ रहा है, और पीछे मुड़ के वो मंकी को देख रहा है। मंकी तो वैसे एक जगह खड़ा है, ठीक। तो मान लो t इक्वल टू 0 में वो दौड़ना चालू किया, तो t इक्वल टू 0 में उन दोनों का डिस्टेंस जो होगा, मान लो वो 5 मीटर, ठीक। 1 सेकेंड बाद वो 6 मीटर आगे बढ़ जाएगा, 1 मिनट बाद वो 6 मीटर आगे बढ़ जाएगा। तो 1 मिनट बाद उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? 11 मीटर, क्योंकि पहले जब शुरू किया था उन दोनों के बीच में डिस्टेंस था 5 मीटर। अब जब वो 1 सेकेंड में आगे बढ़ गया, 1 सेकेंड में वो कितना दौड़ा? 6 मीटर। तो 6 मीटर और 5 मीटर दोनों मिला के कितना हो गया? 11 मीटर। तो 1 सेकेंड बाद वो जो मैन है, उस मंकी को उसका नजदीक दिखेगा या दूर दिखेगा? दूर दिखेगा। इसका मतलब जो मैन है वो सोचेगा कि मंकी पीछे की तरह दौड़ रहा है। अरे भाई, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ रहा है ना, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ रहा है ना, समझ में आ रहा है? 2 सेकेंड बाद उन दोनों के बीच में डिस्टेंस और भी बढ़ेगा। 2 सेकेंड बाद कितना डिस्टेंस होगा? 17 मीटर। देखो, 17 मीटर, पहले से ही 5 मीटर था, राइट। तो जितना टाइम आगे बढ़ेगा, मैन को लगेगा मंकी पीछे की तरह दौड़ रहा है। अभी मैंने जो बोला, इसी के ऊपर तुम्हारा रिलेटिव वेलोसिटी का कैरियर डिपेंड कर रहा है, इसको समझ लो। तो मैन मंकी को देख रहा है पीछे की तरह जाते हुए। मैं और एक एग्जांपल देता हूं। हम लोग जब ट्रेन में चढ़ते हैं, अच्छा सुनो, इस सारे कहानी में खुद को ऑब्जर्वर मानना पड़ेगा, उसी प्लेटफॉर्म से तुम खुद को देखना पड़ेगा। जैसे मैं ये बोल रहा हूं, मान लो तुम एक ट्रेन में खड़े हो, करेक्ट, एक ट्रेन में खड़े हो। अब ट्रेन चल पड़ा और प्लेटफॉर्म में तुम्हारा फ्रेंड खड़े हैं, तुम्हें सी ऑफ करने आया है। मान लो तुम आईआईटी बॉम्बे जा रहे हो, ठीक है ना, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, आईआईटी बॉम्बे जा रहे हो, तो घर से ट्रेन में जा रहे हो, तो तुम्हारा फ्रेंड लोग सब तुम्हें सी ऑफ करने आ गया। अब ट्रेन चल पड़ा, राइट, ट्रेन चल पड़ा, तुम ट्रेन के ऊपर खड़े हो, ट्रेन के प्लेटफॉर्म के ऊपर, और तुम्हारा जो फ्रेंड लोग है या पापा मम्मी है वो प्लेटफॉर्म में खड़े हैं। तो जब ट्रेन चल पड़ेगा, तुम्हें क्या लगेगा? वो जो फ्रेंड लोग या पापा मम्मी हो पीछे की तरह जा रहा है। कॉमन सेंस लगाओ और खुद को विजुअलाइज करने का कोशिश करो, आंखें बंद करो और उसको विजुअलाइज करो, राइट। और एक एग्जांपल देता हूं। मान लो तुम ट्रेन के अंदर हो, ठीक, ट्रेन चल रहा है और काफी स्पीड ले चुका है। अब बाहर जितने सारे प्लांट वगैरह, कोठी फोटी जो होता है, मतलब बिल्डिंग जो भी होता है, वो क्या लगता है
जब ट्रेन आगे जाता है वो लगता है ना पीछे की तरह जा रहा है। यही तो गेम है, यही तो गेम है। तो ऑब्जर्वर कौन? तुम नहीं, एक्चुअली ट्रेन, क्योंकि तुम ट्रेन के अंदर हो। वो ट्रेन मूव कर रहा है सामने की तरफ और बिल्डिंग वगैरह पीछे की तरह तुम देखोगे जाते हुए, राइट? देखो पीछे की तरह जाते हुए देखोगे। यही यही इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैं तीनों एग्जांपल दिया हूं। एक पहला एग्जांपल में मैं दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ा रहा था। देखो दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ा रहा था, राइट? फर्स्ट एग्जांपल में। सेकंड एग्जांपल में मैंने क्या किया? तुम खड़े हो ट्रेन में और ट्रेन चल पड़ा, तुम्हारा फ्रेंड लोग जो है उसको तुम्हें पीछे जाते हुए लगेगा। सिमिलर वे तुम ट्रेन के अंदर खड़े हो, ट्रेन भी चल पड़ा, बाहर वाले जितने सारे क्या बोलते हैं पेड़ बिल्डिंग्स जो भी है वो पीछे की तरह जाने लगेगा। तो यहां से हम लोग एक चीज ध्यान से देखते हैं कि जो मूविंग ऑब्जर्वर उसको जो स्टैटिक ऑब्जेक्ट है उसको मूव करते हुए लगेगा। मूविंग ऑब्जर्वर को स्टैटिक ऑब्जेक्ट को मूव करते हुए लगेगा। अब देखो, तो इधर आ जाओ। मैन अभी मैन ऑब्जर्वर। अच्छा बोलो, तो मैन अगर ऑब्जर्वर है तो मैन सामने की तरफ 6 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, तो उसको इस मंकी ए को क्या लगेगा? मंकी को लगेगा क्या कि मंकी पीछे की तरह 6 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। मंकी पीछे की तरह 6 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, राइट? देखो इसको लगेगा ये 6 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। तो मैन ऑब्जर्वर मंकी को -6 आई कैप से दिखेगा। इंपॉर्टेंट माय डियर, इंपॉर्टेंट, करेक्ट? अब देखो ये तीनों चीज लिख के बाकी चार्ट में थोड़ी देर बाद में भरेंगे। तो ये तीनों चीज मैं लिख के एक चीज तो पता चल गया कि जो मूविंग ऑब्जर्वर है वो जो स्टैटिक ऑब्जेक्ट है उसको चलते फिरते हुए देखेगा, राइट? अच्छा, अब मैं देखो ये चार्ट भर के मैं थोड़ा नेक्स्ट कैलकुलेशन में चले जाते हैं। यहां पे हम लोग फॉर्मूला डिराइव करेंगे। अच्छा, यहां से हम लोग का डेटा चाहिए होगा। आई होप तुमने सारे चीज तुम्हारा कॉपी में नोट डाउन किए हो। अब देखो VA, VB, VC ये सारे वेलोसिटी यहां पे दिया हुआ है और यहां इसके साथ अभी तक इसका डायरेक्ट कोई रिलेशनशिप मैंने नहीं निकाला हो। मैंने तो ये चार्ट भरे हैं सिर्फ देख के, ये चार्ट भरे हैं सिर्फ कॉमन सेंस लगा के, करेक्ट? A है मंकी, B है मैन एंड C है क्या बोलो तो? बोलो बर्ड। अब देखो अच्छा यहां से एक चीज हम बोल सकते हैं। तो जब ऑब्जर्वर देखो, ऑब्जर्वर मैन, अब ऑब्जेक्ट मंकी, करेक्ट? तो ऑब्जर्वर मैन, तो ये है B और ऑब्जेक्ट है A। तो हम लोग इस सिनेरियो को, कौन सा सिनेरियो को? जब ऑब्जर्वर है B और ऑब्जेक्ट है A, इस सिनेरियो को ऐसे लिखता हूं, VAB। देखो ये लिखता हूं, ये हम लोग लिखते हैं, अच्छा ये हम लोग लिखते हैं, ये हम लोग लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ A with respect to B। अब देखो यहां पे मैंने with respect to बोला हूं, with respect to B बोला हूं, यही with respect to B is यहां पे B ऑब्जर्वर, यहां पे B ऑब्जर्वर, और यहां पे बोलो, यहां पे A ऑब्जेक्ट। देखो
ये तो जस्ट नेमिंग कन्वेंशन किया हूं, अभी तक फॉर्मूला डिराइव मैंने नहीं किया हूं। हेलो, इसको मैं फॉर्मूला डिराइव नहीं किया हूं। क्या बोला हूं? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, जहां पे ए ऑब्जेक्ट और बी ऑब्जर्वर, बी ए को देख रहा है। तो तुम मुझे एक चीज बताओ कि इसी सिनेरियो में ऑब्जर्वर बी ऑब्जेक्ट ए, ये कितना है? ये है -6i कैप। यहां से मैंने लिख रहा हूं -6i कैप, राइट। चलो इसी को ही हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अब देखो, मैंने VAB इसको क्या लिखा हूं? -6i कैप। अच्छा देखो, मैंने इसको ये भी तो लिख सकता था, 0 -6i कैप, करेक्ट। अब इधर आ जाओ, VA था 0, अब VB था 6i कैप, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, VA -VB, बिल्कुल लिख सकता हूं। तुम इसी हिसाब से देखो, VABC, VA 0, VB 6i, ये हम लोग का ऑब्जर्वेशन से आया था। अब इक्वेशन से मैं इसको 0 -6i क्या लिख सकता हूं, एंड 0 के जगह VA और 6i के जगह VB लिख सकता हूं। तो अभी हम लोग के पास एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला आ गया। जो फॉर्मूला, क्या ब्यूटीफुल फॉर्मूला, दैट इज VAB, velocity of A with respect to B will be VA VB। क्या बढ़िया फॉर्मूला। अब यही फॉर्मूला हमारा हर जगह यूज होगा। अब ध्यान से सुनो, यहां पे मैंने VAB बोला हो, इज द वेलोसिटी। कौन सा मतलब डायमेंशन का वेलोसिटी मैंने यही नहीं बोला हो। वेलोसिटी इज अ वेक्टर एंड इट कैन बी ऑफ 3 डायमेंशन, सो दिस formula is applicable for 3-dimensional velocity। हमारा सिलेबस में 1D और 2D रिलेटिव वेलोसिटी है, तो ज्यादा के ज्यादा हम लोग यहां से ही प्रॉब्लम करेंगे। बट 3D से अगर वेलोसिटी, 3D का अगर रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आए तो हमें 100% श्योर, आई एम 100% श्योर तुम वो कर पाओगे। अब इधर आ जाओ, ये बहुत बढ़िया एक्सप्रेशन आया। अब यही एक्सप्रेशन हम लोग पीछे जाके चेक करके देखेंगे, एक एक करके। देखो, यहां से जाके चेक करके देखेंगे एक एक करके कि ये सेटिस्फाई हो रहा कि नहीं। ओके, अब इसी में मैंने 2-3 चीज बोलूंगा। पहला चीज, यहां का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये है ऑब्जेक्ट, ये है ऑब्जर्वर। इसका मतलब ये है ऑब्जेक्ट और ये है ऑब्जर्वर। मतलब बाद में जो रहेगा उसको मैं ऑब्जर्वर बोल रहा हूं, करेक्ट। ओके, अब मैंने यहां पे 2 चीज लिखा था, मंकी जब ऑब्जर्वर है और ऑब्जेक्ट मैन और बर्ड का जो वेलोसिटी, ये 2 लिखा था। अब चेक करते हैं, देखो अब चेक करते हैं कि हम लोग जो लिखे थे वो सही लिखे थे कि नहीं। देखो, हम लोग जो लिखे थे वो सही लिखे थे नहीं। चलो, तो यहां पे ऑब्जर्वर कौन है? ए। देखो, तो इसका मतलब मैं यहां पे ऑब्जर्वर जो है उसको लिख रहा हूं, देखो, VBA, VCA। देखो, अब यही फॉर्मूला यूज करके हम लोग लिखेंगे, ये क्या है? VB VA। ये क्या है? VC VA, करेक्ट। अब पीछे आ जाओ, यहां पे VA VB VC क्या था, सारे तुम्हें याद है, मैं यहां पे लिख देता हूं। देखो, VB था 6i कैप, VC था 8i कैप प्लस 6j कैप, करेक्ट। VA क्या था? -0, यहां पे -0। तो अगर मैं इसको पूरा देखूं और इसको पूरा देखूं,
मतलब जब जब यहां पे ऑब्जर्वर कौन है, ऑब्जर्वर कौन है, मंकी। देखो मंकी ऑब्जर्वर है, देखो मंकी ऑब्जर्वर है। अब मंकी जब ऑब्जर्वर है तो वो मैन को 6 आई से जाते हुए देखेगा और बर्ड को 8 आई प्लस 6 जे कैप से जाते हुए देखेगा। चेक करके देखते हैं, अरे सॉरी, चेक करके देखते हैं। अरे भाई ये देखो दोनों मैच कर गया। इसका मतलब जो फॉर्मूला हम लोग डिराइव किए वो सही है, जो फॉर्मूला हम लोग डिराइव किए वो सही है। अब बाकी मैंने बार्ट को एक बार ऑब्जर्वर मानेंगे, देखो बार्ट को एक बार ऑब्जर्वर मानेंगे और मैन को एक बार ऑब्जर्वर मानेंगे। तो बार्ट को एक बार ऑब्जर्वर मान के ये तो डेटा हम लोग भर सकते हैं। मैं दूसरा पेज में वो वैल्यू निकाल देता हूं और भरने का काम तो तुम्हें करना पड़ेगा। अच्छा, इसको डायरेक्टली निकालने से सिवाय दूसरे कोई तरीका से निकालते हैं, देखो। अच्छा इधर देखो, यहां पे मैंने क्या लिखा हो, VAB इक्वल टू VA माइनस VB। अच्छा इसका मतलब क्या है, VBA क्या है, VBA इज नथिंग बट VB माइनस VA। अच्छा इसको मैं ये लिख सकता हूं माइनस ऑफ VA माइनस VB। इसको मैं ये लिख सकता हूं माइनस ऑफ VAB। तो देखो VBA, देखो ये भी एक अच्छा खासा फॉर्मूला आया है, देखो ये भी एक अच्छा खासा फॉर्मूला आया है, VBA इक्वल टू माइनस VAB। तो तुमने यहां पे VBA निकाले हो कितना, 6 आई कैप। तो तुम अगर यहां से VAB निकालते हो तो क्या होगा, ये जो वैल्यू निकाले हो इसका नेगेटिव वर्जन, तो ये है 6 आई कैप, ये आएगा माइनस 6 आई कैप। क्या बढ़िया। अच्छा अब VCA तुमने निकाले हो, VCA, तो VAC क्या होगा, अरे भाई VAC होगा इसका क्या, इसका नेगेटिव वर्जन। तो नेगेटिव वर्जन क्या आएगा, माइनस 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप। देखो अच्छा अब इधर आ जाओ यहां पे देखो, यहां पे C ऑब्जेक्ट और B ऑब्जर्वर। तो ये कैसे लिखूंगा, ये मैं लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है C विथ रिस्पेक्ट टू B, करेक्ट। अब इसको क्या लिखूंगा, वेलोसिटी ऑफ, देखो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है A विथ रिस्पेक्ट टू C, और ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ, बोलो वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू C। अब इधर देखो, सॉरी VAC, देखो VAC हम लोग को ऑलरेडी मिल चुका है, इसका मतलब ये वाला चीज डन। अच्छा VAB 6 आई माइनस 6 आई कैप, VAB तो मतलब कौन सा था, VAB ये था ना, VAB चेक करके देखो, VAB यही था ना, और वो भी मैच कर रहा है, बढ़िया। ओके तो ये वाला हो गया। देखो अब हम लोग को VBC या VCB निकालते, दोनों में से कोई भी निकाल लेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो हम लोग निकालते हैं, क्या निकालते हैं, VCB। इसका मतलब है VC माइनस VB। अब बोलो VC कितना है, 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप, V माइनस
VB कितना है 6i कैप, तो आता है 2i कैप प्लस 6j कैप। तो यहां से मेरा VCB आ गया। अब यही से मैं अगर बोलू, देखो देखो देखो, यही से अगर मैं बोलू VBC निकालू तो क्या आएगा -2i कैप प्लस 6j कैप। चेक करके देखो, इस चार्ट में जितने सारे वैल्यू थे सारे मैं कैलकुलेट कर लिया हूं, और उसी कैलकुलेशन के वजह से मेरे पास एक सब बढ़िया एक्सप्रेशन आया, बढ़िया एक्सप्रेशन आया। इसी एक्सप्रेशन को हमें याद रखना पड़ेगा। ये एक्सप्रेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एनी रिलेटिव वेलोसिटी, चाहे ये 1D है, चाहे ये 2D है, चाहे ये 3D है। ओके, अच्छा, तो फॉर्मूला तो हम लोग देख लिए। अब यहां से ये भी देखे हैं VBA इक्वल टू माइनस VBA। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ओरिजिनल एक्सप्रेशन ये है जहां पे ऑब्जेक्ट जो सामने है वो है और जो पीछे है वो ऑब्जर्वर है। क्या बात। तो नेक्स्ट, इसी रिलेटिव वेलोसिटी के अंदर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसी एक्सप्रेशन के अंदर ही है, इसी एक्सप्रेशन के अंदर ही है। करेक्ट। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑब्जर्वर assumes itself to be stationary। पहले मैं फिजिकली समझाना चाहता हूं, करेक्ट, लॉजिकली, फिजिकली, और उसके बाद हम लोग इक्वेशन से समझाएंगे। देखो, इक्वेशंस तो आ ही जाएगा, है ना, इक्वेशंस तो आ ही जाएगा, बट सबसे बड़ी बात है फिजिकली और लॉजिकली इसको ग्रैब करना। क्या मैंने बोला? वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्सप्रेशन, observer assumed itself to be static or stationary। देखो, मैन सामने 6 मीटर से जा रहा है, करेक्ट, पीछे पीछे वो मंकी ऐसे करके लटका हुआ है। अब मैन सामने जब जा रहा है तब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस या दूरी ये धीरे धीरे बढ़ रहा है कि नहीं, राइट। तो दोनों के बीच में अगर दूरी बढ़ रहा है, इसका मतलब जो मैन है वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है मंकी पीछे की तरह जा रहा है, करेक्ट। बट एक्चुअली तो मंकी पीछे की तरह नहीं जा रहा है। ये क्यों मैन ये क्यों बोल रहा है पता है? क्योंकि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ रहा है, इसी वजह से वो बोल रहा है पीछे की तरह जा रहा है। अब सोचो, मैन जो है वो खुद को स्टेशनरी मान लिया, मैन जो है वो खुद को स्टेशनरी मान लिया। अब दोनों के बीच में दूरी बढ़ रहा है, इसका मतलब दूरी बढ़ रहा है, मतलब वो पीछे, जब दूरी बढ़ेगा इसका मतलब वो मंकी तो उसकी तरफ नहीं आ सकता है, वो पीछे की तरफ ही जा सकता है क्या नहीं? तो पीछे की तरफ जा रहा है, इसी वजह से ये मैन बोल दिया कि वो पीछे की तरफ जा रहा है। बट मंकी तो पीछे की तरफ नहीं जा रहा है। तो मैन अगर ऐसे खड़े होंगे तब भी उसको लगेगा मंकी पीछे की तरफ जा रहा है। तो सोचो, जब मैन खुद दौड़ रहा था वो खुद को स्टैटिक मान लिया था। मैन दौड़ रहा था बट वो खुद को स्टैटिक मान लिया था, राइट। अब वो खुद को स्टैटिक मान के वो बोल रहा था कि वो पीछे की तरह जा रहा है। कौन? मंकी। तो हर एक रिलेटिव वेलोसिटी का प्रॉब्लम में जो ऑब्जर्वर है वो खुद को स्टेशनरी या स्टैटिक मानेगा, वो स्टैटिक मानेगा। यही है इस एक्सप्रेशन VAB इक्वल टू VA माइनस VB। इसी एक्सप्रेशन का एक सब प्रोडक्ट है ये। कैसे? देखो, कैसे? देखो, मान लो VA इधर जा रहा है, ये एक दूसरा सिनेरियो में ले लेते हैं। मान लो VA इधर जा रहा है 8 मीटर पर सेकेंड से, या 8 आई क्या, करेक्ट। अब B इधर जा रहा है, VB ये इधर जा रहा है 6 आई कैप से, करेक्ट। अब तुम्हारे पास जो फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिए थे,
डिराइव कर लिए थे, इसी एक्सप्रेशन का VAB कितना आता है बोलो? 2i कैप आता है। देखो 2i कैप आता है। अब मैंने क्या किया हो देखो, मैंने अभी ये तो कौन देख रहा है? B देख रहा है, करेक्ट? ये कौन देख रहा है? B देख रहा है। बट ये चीज ना ग्राउंड में बैठ के जो खड़ा है वो देख रहा है, ना ग्राउंड के बैठ के जो खड़ा है वो देख रहा है, ना दूसरे कोई प्लेटफॉर्म में बैठ के खड़ा है वो देख रहा है। ये कौन देख रहा है? 2i कैप, B देख रहा है। अब यहां पे मैंने जब VA और VB बोला हो, तब यहां पे अगर कुछ है नहीं मतलब ये G है, कुछ है नहीं मतलब G है, मैंने ये बोल रहा हूं। यहां पे मैंने क्या बोला था? सारी चीज ग्राउंड में बैठ के जो खड़े हैं वो देख रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई ऑब्जर्वर है। बट इसी में मैंने कोई ऑब्जर्वर का नाम नहीं दिया हूं। जब मैं किसी ऑब्जर्वर का नाम नहीं दिया हूं, हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि वो ग्राउंड में बैठ के देख रहा है, वो ग्राउंड में बैठ के देख रहा है। तो ये वाला बेसिकली यहां पे सारे जगह G है, यहां पे सारे जगह G है, करेक्ट? कोई बात नहीं। अब देखो यहां पे ग्राउंड में जो बैठ रहा है वो उसको 8i कैप से जाते हुए देख रहा है और B को 6i कैप से जाते हुए देख रहा है। ये तो नॉर्मली जो ग्राउंड फ्रेम में है, करेक्ट? और ये 2i कौन सा फ्रेम में है? B का फ्रेम में है। अब मैंने क्या किया हो देखो, मेरे को 2i कैप लाना है। मैंने क्या किया हो, दोनों इवेंट में सेम चीज सब्सट्रैक्ट भी कर सकता हूं, सेम चीज ऐड भी कर सकता हूं। मैंने क्या बोला? सेम चीज सब्सट्रैक्ट भी कर सकता हूं, सेम चीज ऐड भी कर सकता हूं। मैंने क्या किया? उल्टा दिशा में 6i कैप जोड़ दिया, उल्टा दिशा में। तब बोलो तो इसका नेट कितना आया? 0। और इसका नेट कितना आया? 2i कैप। आया कि नहीं आया? इसका मतलब देखो यहां पे मैंने -VB किया हूं, मतलब VB जिस डायरेक्शन में जा रहा है वही चीज हम लोग नेगेट कर रहा हूं, सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं। कहां से? A से। तभी तो मुझे 2i मिला है। जब ये करने जा रहा हूं तब देखो VB कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। यही तो हो रहा है। तो देखो ये है 2i और ये है 2i। जब ये 2i आया था तब VB कितना था? 0 था। देखो जब ये 2i आया था तब VB कितना था? 0 था। इसका मतलब यहां पे माइनस साइन का मतलब ऑब्जर्वर जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसका उल्टा डायरेक्शन में हम लोग ऑब्जर्वर का सेम मैग्नीट्यूड का वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देते, सॉरी उल्टा डायरेक्शन में ऐड कर देते या टोटल सब्ट्रैक्ट कर देते, राइट? उसी हिसाब से देखो जो VB है वो 0 है, यही तो फंडा है। तो VB अब खुद को क्या मानेगा? 0 मानेगा, 0, राइट? अब यही मान के वो बाकी चीज को देखेगा, बाकी चीज को 2i कैप से देख रहा है। देखो वंडरफुल। तो यहां पे मैंने जो चीज देख रहा हूं, सारे ऑब्जर्वर खुद को स्टेशनरी मानता है, अब सारे ऑब्जर्वर खुद को स्टेशनरी मान के ही बाकी सारे चीज को एनालाइज करता है, राइट? यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट और यही एक एक्सप्रेशन या यही एक सेंटेंस रिलेटिव वेलोसिटी को कितना आसान बना देगा देखना। अच्छा, नेक्स्ट और एक ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन है, इसको ध्यान से पढ़ो। मैंने बोला सेम रेफरेंस फ्रेम वेलोसिटी, मतलब दोबारा मैं वही चीज लिख रहा हूं, VAB। भाई ये दोबारा नहीं, 100 बार लिखना पड़ेगा इसके बाद, VA माइनस VB, सारे यही से ही एक्सप्रेशन से आएगा। अब मैंने क्या किया था, जब ये वाला वैल्यू कैलकुलेट किया था, इस सारे जगह G था, देखो सारे जगह G था, और यहां पे जो VAG है, यहां पे भी रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है, बिल्कुल एप्लीकेबल है भाई, यहां पे भी रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल एप्लीकेबल है।
अब इधर आ जाओ, ये एक्सप्रेशन तब भी वैलिड होगा जब VA और VB ये दो सेम रेफरेंस फ्रेम में रहेगा, सेम रेफरेंस फ्रेम में रहेगा। इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूं, देखो ये बोल रहा हूं, मान लो यहां पे एक ऑब्जर्वर है, ये 6 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, करेक्ट, ये ऑब्जर्वर 1 और एक ऑब्जर्वर 1 है और एक ऑब्जर्वर 2 है, ये भी 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, ये ऑब्जर्वर 1 ये ऑब्जर्वर 2, करेक्ट। अब यहां पे ए है और यहां पे बी, सॉरी यहां पे बी है, ध्यान से सुनना। ऑब्जर्वर 1 इस ए को मान लो 10 मीटर पर सेकेंड से देख रहा है, करेक्ट। ऑब्जर्वर 2 मान लो इस बी को 5 मीटर पर सेकेंड से देख रहा है, करेक्ट। तो तुम बोलोगे दादा VAB, मैं ये लिख सकता हूं VA 10 माइनस VB 5, बट दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्यों बताओ तो? क्योंकि यहां पे मैंने जब VA लिखा हो VB लिखा हो, यहां पे G था, मतलब ये दो सेम रेफरेंस फ्रेम में था, ये दो सेम रेफरेंस फ्रेम में था। बट यहां पे ध्यान दो, यहां पे ना ये ना मतलब ना A और ना B, ये दो डिफरेंट रेफरेंस फ्रेम का वैल्यू, ध्यान से सुनो, ये वाला वैल्यू रेफरेंस फ्रेम 1 का वैल्यू और ये वाला वैल्यू रेफरेंस फ्रेम 2 का वैल्यू। अब दोनों रेफरेंस फ्रेम दोनों डिफरेंट वेलोसिटी से जा रहा है, मतलब यहां पे मैंने जो 10 i कैप लिखा हो वो ऑब्जर्वर 1 का वैल्यू है और ये जो 5 i कैप लिखा हो वो ऑब्जर्वर 2 का वैल्यू है। हम इन दोनों को वैल्यू को सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकता हो, मतलब जब हम लोग ये एक्सप्रेशन लिखेंगे, ध्यान से सुनो, जब हम लोग ये एक्सप्रेशन लिखेंगे तब दोनों मतलब VA और VB दोनों का रेफरेंस फ्रेम सेम होना चाहिए भाई, दोनों को रेफरेंस फ्रेम सेम होना चाहिए, मतलब ये भी ऑब्जर्वर 1 के डेटा होना चाहिए और ये भी ऑब्जर्वर 1 के डेटा होना चाहिए, तब भी ये एप्लीकेबल है। दोनों डिफरेंट ऑब्जर्वर का डेटा होगा तब ये एप्लीकेबल नहीं है। समझा मैंने क्या बोला? अच्छा देखो, मैंने ऐसे लिख रहा हूं VAB, देखो VAB को मैं ऐसे लिख सकता हूं VA माइनस VB। अब मैंने क्या किया, दोनों जगह VX, देखो एक बार VX ऐड किया और एक बार VX सब्सट्रैक्ट किया, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं VA माइनस VX माइनस VB माइनस VX। तो ये क्या है VAX, अब ये क्या है VBX। क्या बढ़िया एक्सप्रेशन। सो VAB, जब VAB हम लोग लिख रहा है तब एक चीज देखो, यहां पे X क्या था, यहां पे X क्या था, यही तो रेफरेंस फ्रेम था, देखो ये तो रेफरेंस फ्रेम था। अब ये दोनों रेफरेंस फ्रेम सेम है, नॉट नेसेसरली वो ग्राउंड में होगा, नॉट नेसेसरली वो ग्राउंड में होगा, वो कोई भी रेफरेंस फ्रेम हो सकता है, बट ये दो रेफरेंस फ्रेम सेम होना चाहिए। मतलब A और B चल रहा है और मैं एक स्कूटर में जा रहा हूं और एक हेलीकॉप्टर में जा रहा हूं, करेक्ट। जब VA और VB हम लोग लिखेंगे तब दोनों वैल्यू हेलीकॉप्टर से ही लेना होगा या दोनों वैल्यू स्कूटर से ही लेना होगा। एक स्कूटर एक हेलीकॉप्टर से मैं नहीं ले सकता हूं। समझ में आया? समझ में आया? ये बहुत बढ़िया एक एक्सप्रेशन है, बहुत बढ़िया एक एक्सप्रेशन है। यहां पे जो वैल्यू है, यहां पे जो वैल्यू है वो सेम रेफरेंस फ्रेम वैल्यू,
सेम रेफरेंस फ्रेम वैल्यू, ये भी मार्क कर लो, ये भी मार्क कर लो। समझ में आ गया? वेरी गुड। अब चलते हैं, जो क्वांटिटी रेफरेंस फ्रेम डिपेंडेंट और जो क्वांटिटी रेफरेंस फ्रेम डिपेंडेंट नहीं है उसका हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। देखो, सबसे पहले जो आता है रेफरेंस फ्रेम डिपेंडेंट, रेफरेंस फ्रेम इंडिपेंडेंट। मैंने रेफरेंस फ्रेम डिपेंडेंट को क्या बोला? वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट। अरे भाई, वेलोसिटी रेफरेंस फ्रेम डिपेंडेंट तो अभी अभी देखा हूं। अब वेलोसिटी को इंटीग्रेट करें या डिफरेंशिएट करें, अकॉर्डिंगली हम लोग को एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट मिलेगा कि नहीं? अब ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जब कर रहा है ना, तब हम लोग कैलकुलस यूज कर रहे हैं। अब जब कैलकुलस यूज करते हैं ना, कैलकुलस किसी नेचर को चेंज नहीं कर सकता है। मैंने क्या बोला? कैलकुलस किसी नेचर को चेंज नहीं कर सकता है। रेफरेंस फ्रेम कैलकुलस, कोई वेक्टर होगा उसके ऊपर कैलकुलस लगाएंगे तो वेक्टर ही आएगा, स्केलर होगा उसके ऊपर कैलकुलस लगाएंगे तो स्केलर ही आएगा। तो रिलेटिव, जो अगर रिलेटिव क्वांटिटी है उसके ऊपर कैलकुलस लगाएंगे तो वो रिलेटिव क्वांटिटी आएगा। तो वेलोसिटी अगर रिलेटिव क्वांटिटी है, रिलेटिव क्वांटिटी तो रेफरेंस फ्रेम के ऊपर डिपेंडेंट है, तो एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट भी। समझ में आया? काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², v रेफरेंस फ्रेम डिपेंडेंट तो काइनेटिक एनर्जी तो होगा ही। वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रेफरेंस फ्रेम डिपेंडेंट, फोर्स रेफरेंस फ्रेम डिपेंडेंट नहीं है। करेक्ट, फोर्स रेफरेंस फ्रेम डिपेंडेंट नहीं है। तो ये तीनों, ये पांचों चीज रेफरेंस फ्रेम डिपेंडेंट। अब देखो रेफरेंस फ्रेम इंडिपेंडेंट। सबसे पहला चीज टाइम। भाई टाइम तो किसी के ऊपर नहीं डिपेंड कर रहा है, वो कब से बहते हुए आ रहा है और कब सामने जाएगा किसी का पता नहीं है। टाइम इज इनफाइनाइट, यू कैन नॉट इमेजिन फ्रॉम वेयर इट वाज कमिंग एंड वेयर इट विल गो। सो टाइम डिपेंड नहीं कर रहा है किसके ऊपर? रेफरेंस फ्रेम के ऊपर। नेक्स्ट चीज, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ये भी रेफरेंस फ्रेम के ऊपर नहीं डिपेंड कर रहा है, ये भी रेफरेंस के ऊपर नहीं डिपेंड कर रहा है। करेक्ट। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं ले लेता हूं। देखो, मान लो ऐसे एक डिस्क है जो ऐसे घूम रहा है और इन दोनों के पॉइंट के बीच में 1 मीटर का दूरी है। राइट। अब मैं दो ऑब्जर्वर को रखा हूं, एक ग्राउंड में एक ऑब्जर्वर को रखा हूं और एक इसके ऊपर एक ऑब्जर्वर को रखा हूं। ध्यान से सुनो, थोड़ी देर बाद ये ए पॉइंट और बी पॉइंट थोड़ा घूम के इधर आ जाएगा, ए और बी पॉइंट, तभी तो इसके बीच में 1 मीटर ही डिस्टेंस रहेगा। अब ये 1 मीटर डिस्टेंस ये भी देखेगा और ये भी देखेगा। करेक्ट। पहले जब घूमना चालू नहीं किया था, जब इसी पोजीशन में था, तब भी इन दोनों के बीच में 1 मीटर ही देख रहा था, दोनों डिफरेंट रेफरेंस फ्रेम। अब ये जब घूमेगा तब ये ए पॉइंट इधर आएगा, बी पॉइंट इधर आएगा, तो तभी तो इन दोनों के बीच में 1 मीटर ही डिस्टेंस रहेगा। तो ये भी 1 मीटर ही देखेगा, ये भी 1 मीटर ही देखेगा। करेक्ट। अच्छा, फाइनली जो आता है दैट इज फोर्स। ध्यान से सुनना, फोर्स रेफरेंस फ्रेम डिपेंडेंट नहीं है। दोबारा बोल रहा हूं, फोर्स रेफरेंस फ्रेम डिपेंडेंट नहीं है। जब हम लोग न्यूटन्स लॉ करेंगे तब एक स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट आएगा। करेक्ट। दैट कॉन्सेप्ट इज डिफरेंट फ्रॉम दिस। रेफरेंस फ्रेम के साथ जुड़ा हुआ है, बट फोर्स रेफरेंस फ्रेम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। किसी भी रेफरेंस फ्रेम में रहोगे तो फोर्स तो सेम ही देखोगे। करेक्ट। हाँ, उस हिसाब से तुम बोलोगे जो स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट आएगा, जब स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट आएगा तब डिटेल में समझाऊंगा। फॉर द टाइम बीइंग हम लोग को यह याद रखने पड़ेगा कि फोर्स रेफरेंस फ्रेम डिपेंडेंट नहीं है। ओके, चलो आज का एपिसोड इतना दूर तक। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग इसका ही प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, इरोडॉफ से प्रॉब्लम करेंगे, जितने सारे टफ प्रॉब्लम है प्रीवियस ईयर जितने सारे हैं सारे सॉल्व करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट टाइम के लिए we are coming in the next time, okay, with more problems. By that time, goodbye. Jai Hind.